हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनुराग आजाद आप सभी का अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर स्वागत करता हूं। हम लोग भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था के क्रम में प्रस्तावना तक पिछली क्लास में हमने देख लिया था। आज की क्लास हम ऐसा नहीं करेंगे कि हम पहले आपको सारे भाग से इंट्रोड्यूस करा दें, जो 22 भाग हैं। हम आपको एक एक भाग और उसके सारे आर्टिकल साथ में कराते चलेंगे। तो इससे आपको ये हो जाएगा कि हाँ, भाग एक की बात हुई है और भाग एक में इस आर्टिकल से इस आर्टिकल तक हम इस क्लास में देख रहे हैं। तो एक निश्चितता बन पाती है कि हाँ, इस भाग में इतने आर्टिकल हैं। वैसे एक साथ में पूरे भागों को इंट्रोड्यूस कराना अगर करा भी दिया जाए तो बच्चा फिर बोर हो जाता है। ठीक है, तो इस शॉर्टकट को समझेंगे और ये प्रयास करेंगे कि आज की क्लास में, जैसे आज हमने शुरू किया भाग एक, तो भाग एक में आर्टिकल 1 से 4 तक है और उसमें हर एक आर्टिकल में एक एक आर्टिकल क्या कहता है और उसका हमारे संविधान में क्या महत्व है, वो सारी विवेचना, उस पर क्या अपवाद बने, क्या सिद्धांत बने, किन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया, ये सब हम देखते हुए चलेंगे। और ये जो क्लास होती है मेरी, आप जानते हैं कि वनडे एग्जाम से लेकर के स्टेट पीसीएस तक आप इसको प्रेफर कर सकते हैं। चलते हैं फिर देखते हैं आज का हमारा जो पहला भाग है संविधान का, भाग एक। ठीक, भाग एक, इसमें क्या है? भारत संघ एवं राज्य क्षेत्र। ठीक ना? अब आप एक चीज ये समझिएगा कि ये भाग एक में तो ये है, हमने ऐसी ही एक शब्दावली आपके सामने इस्तेमाल किया था अनुसूची में। तो अनुसूची में जो हमने इस्तेमाल किया था, बच्चे अधिकतर गड़बड़ कर देते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि भारत संघ एवं राज्य क्षेत्र का विवरण कहाँ मिलता है, और उसमें अनुसूची एक भी दे दे, भाग एक भी दे दे, और उसके बाद कुछ भी इतर दे दे ऑप्शन, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वो कंफ्यूज होने वाली बात कहाँ से होती है, उसका आप देख लीजिए क्या इसमें विवाद है। जब हम अनुसूची एक की बात करते हैं तो उसमें ये बात करते हैं कि संघ नहीं, यहाँ पे संघ शब्द है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे। उसमें हम अनुसूची जो एक है उसमें क्या बात करते हैं, उसमें बात करते हैं राज्य प्लस संघ शासित क्षेत्रों की बात करते हैं। मतलब जो यूटी है, यूटी मतलब यूनियन टेरिटरीज जो हैं, तो हम यहाँ पे राज्य एवं संघ शासित प्रदेशों की बात करते हैं। ठीक है ना, संघ शासित प्रदेश। ठीक, ये बात हम अनुसूची एक में करते हैं, और भाग एक में जो हम बात करते हैं वो भारत संघ एवं राज्य क्षेत्र की बात करते हैं। आशा है इतनी बात समझ में आ गई होगी। और भारत संघ और राज्य क्षेत्र में भी अंतर है, वो क्या है वो भी हम देख लेते हैं। तो जैसे भारत संघ जो होगा वो हमेशा भारत के राज्य क्षेत्र से छोटा होगा। कैसा होगा? छोटा होगा राज्य क्षेत्र से। अच्छा, ऐसा सर आप क्यों कह रहे हैं? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि भारत संघ का निर्माण सिर्फ उसके 28 राज्यों से बना हुआ है, सिर्फ उसके 28 राज्यों से बना हुआ है। जबकि राज्य क्षेत्र में, भारत के राज्य क्षेत्र में हम उन सभी चीजों को कंसीडर करते हैं। जैसे भारत द्वारा कोई अर्जित क्षेत्र है, भारत द्वारा कोई अर्जित क्षेत्र है। आपने देखा है कि गोवा में ब्रिटेन या पुर्तगाली बहुत पहले तक रहते थे। अंडमान निकोबार, लक्काद्वीप और लक्षद्वीप, उसके बाद फिर हम देखते हैं मिनिकॉय, फिर उसके बाद हम देखते हैं दमन द्वीप का, माहे, कराइकल, ये जितने भी थी, मतलब जितने भी क्षेत्र थे, इनको हमने बाद में भारत में शामिल किया है। तो ये भारत के अर्जित क्षेत्र हो जाते हैं। उसके बाद अर्जित क्षेत्र के बाद इसमें वही राज्य, जो राज्य हैं 28 राज्य भी शामिल होते हैं, और इसमें यूनियन टेरिटरीज भी शामिल होती हैं जो 8 हैं। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि इसमें सिर्फ 28 राज्यों की बात की जाती है भारत संघ में, और राज्य क्षेत्र में 28, 8, और ये अर्जित क्षेत्र तो ऐसे अब के समय में 0 हैं। वो सारे राज्य या किसी न किसी माध्यम से भारत में शामिल कर लिए गए हैं। तो ये 28, 8 कितना हो जाता है? ये 36 हो जाता है, और ये कितना हो जाता है? 28 हो जाता है। तो इस प्रकार हमने ये अभी डिसीजन, मतलब ये हमने डिसाइड कर लिया, हमने आपको ये बता दिया कि भारत संघ और राज्य क्षेत्र, भारत का राज्य क्षेत्र और भारत संघ जब हम बात करते हैं तो भारत संघ उसमें बड़ा होता है और राज्य क्षेत्र छोटा होता है। और आप इसका ये अंतर आप समझते रहिएगा कि जहां अनुसूची एक की बात होती है, अनुसूची एक में हमने जो बात किया है
वो हमने राज्य एवं संघ शासित प्रदेश की बात किया है, और भाग 1 में जो हम बात करेंगे वो भारत संघ एवं राज्य क्षेत्र की बात करेंगे। आशा करते हैं कि इतनी बात आप सभी लोगों को क्लियर हो गई होगी। इतनी बात आप सभी को क्लियर हो गई हो तो अब हम भाग 1 में जो आर्टिकल 1 से लेकर के 4 तक इसमें प्रावधान किया गया है, उन सारे आर्टिकलों को बारी बारी से पहले आप लोगों को एक डायग्राम के माध्यम से, फिर उसके बाद उसकी विशेषता और उससे जुड़े कुछ प्रावधान हैं और उससे जुड़े कुछ संविधान संशोधन भी किए गए हैं, उन सब से हम आपको परिचित कराने वाले हैं। ठीक है, हाँ, तो हम लोग इसमें देखेंगे कि इसमें क्या क्या है। तो इसको हम पहले बांटते हैं, बांट के पढ़ते हैं। अब देखिए, इसमें पहले हम पढ़ते हैं आर्टिकल 1। क्या पढ़ेंगे? आर्टिकल 1। तो आर्टिकल 1 सिर्फ भारत का नाम क्या है वो बताता है। तो आर्टिकल 1 में क्या लिखा गया है? इसमें लिखा गया है, पहले आप देखिएगा, इस पे काफी विवाद हुआ संविधान सभा में, हम इसको भी अभी डिस्कस कर लेंगे। भारत अर्थात, भारत के साथ अर्थात लगाया गया। अभी इस शब्द का जो महत्व है मैं आपको समझाता हूं। भारत अर्थात इंडिया, इंडिया राज्यों का संघ, राज्यों का संघ होगा। ठीक, ये आर्टिकल 1 कहता है। और अब मैं यहीं पे आपको रोकना चाहता हूं, एक एक आर्टिकल कायदे से घुस के पढ़ेंगे ताकि आप लोगों को कभी समस्या ना हो। पहले ये हुआ, संविधान सभा के सारे मेंबर जो अपने राष्ट्रवादी विचारधारा पे एकदम प्रबल इच्छा रखते थे या प्रबल तर्क रखते थे, वो कहते थे कि भारत के साथ इंडिया लगाने का क्या आशय है, ये समझ में नहीं आया। तो जो लोग थोड़ा सा मॉडर्न थे वो सोचते थे, जानते थे भारत चूंकि हमारा जो है वो प्राचीन नाम है और ये कहीं ना कहीं ग्रंथों से, प्राचीन ग्रंथों से, वैदिक ग्रंथों से प्रेरित नाम था। तो इसको हमने, जब हमारे ऊपर उपनिवेशवाद काफ़ी लंबे समय तक जारी रहा, लगभग 200-300 साल तक, उसके पहले जो है जो मुगल थे उन्होंने शासन किया 200-300 वर्षों तक। आप एक सीरीज पूरी देखते हैं दिल्ली में, पूरा कैसे कैसे हर्यक वंश के बाद जो अपना उत्तर वैदिक काल समाप्त होता है, तब कैसे दिल्ली सल्तनत पे बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना कर दिया था। वहाँ से लेकर के 1947 तक एक लंबे उपनिवेशवाद या दासता से जुड़ा जो वो था, तो उसको जो है लोगों ने इंडिया नाम दे दिया था फाइनली। जो हमारे पुर्तगाली या ब्रिटेन वाले जो भी आए थे उन्होंने इंडिया नाम दे दिया था। और वैश्विक स्तर पे जितने समझौते उस समय हुए थे, जैसे राष्ट्रमंडल में सदस्य जब भारत बना तो वहाँ भी वो इंडिया के नाम से प्रतिनिधित्व किया, क्योंकि अंग्रेज मेंबर हुआ करते थे और उन्होंने हमारे नाम का जो इस्तेमाल वहाँ पे किया वो उस संघ में, जैसे उसके पहले पाक समझौता हुआ था, जल समझौता हुआ था, या उनमें सब में इंडिया जैसे शब्दों का प्रयोग हुआ था। इसलिए हमारी एक जो पहचान है वो इंडिया के रूप में भी हो गई थी। इसलिए हमने भारत अर्थात या कहीं कहीं यानी शब्द का प्रयोग किया कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अब इस पे बड़ा बात आता है, आप इसको समझिए कि एक शब्द होता है संघ, एक शब्द होता है परिसंघ और एक शब्द होता है समूह। ठीक, और इससे जो है कहीं ना कहीं आप लोग एकजुटता का भाव महसूस करते हैं कि ये सारे जो शब्द हैं ये सारे कहीं ना कहीं इकट्ठा या एकजुटता का भाव पैदा करते हैं। हमारे संविधान ने, हमारी संविधान सभा ने क्यों संघ शब्द का ही प्रयोग किया? इसका मतलब होता है यूनियन। इसका मतलब क्या होता है? यूनियन। ठीक, और इसका मतलब होता है फेडरेशन। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है फेडरेशन। थोड़ा सा राइटिंग इशू है, आप लोग देख लीजिएगा, फेडरेशन। और इसका मतलब होता है ग्रुप। ठीक, समझ पा रहे हैं? तो हमारे संविधान में यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है, फेडरेशन या ग्रुप की चर्चा नहीं की गई है। क्यों, ऐसा क्यों हुआ है ये भी समझ लीजिए। संघ जो होता है वो किसी समझौते का जो है उस पे, समझौते के आधार पे संघ का निर्माण नहीं होता है। समझौते के आधार पर या तो समूह बनते हैं या तो परिसंघ बनते हैं। मतलब
जो समझौता होता है उसको कभी न कभी नकारा या खारिज भी किया जा सकता है, परंतु जब हम संघ के रूप में काम करते हैं तो हम कभी उसको नकार नहीं सकते हैं। एक स्टेटमेंट पिछली बार यूपीपीएससी में पूछा भी गया था कि भारत अविनाशी संघ का अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है कि विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। तो हम आपको बता दें, इस स्टेटमेंट में जब भी कभी आए तो संघ कभी विनाशी नहीं होगा, राज्य विनाशी होंगे। तो आप जब भी लिखिएगा उसमें ये लिखिएगा कि भारत अविनाशी संघ है विनाशी राज्यों का। दूसरे शब्दों में आप लिखेंगे अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ है भारत। ठीक है ना, या मैं लिख देता हूं आपको, ये स्टेटमेंट काफी पॉपुलर है और पूछा भी जाता है, तो आप यहाँ पे लिख लीजिए भारत क्या है, भारत क्या है, ये आपसे क्वेश्चन बन जाता है। और इसमें आप हमेशा याद रखिएगा कि भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, अविनाशी संघ है। ठीक है ना, मतलब इसके संघ को कभी भी तोड़ा नहीं जा सकता था। और ये लिया कहाँ से गया है, तो उतनी समय जो हमारे संघीय व्यवस्था के उदाहरण थे वो दो थे, एक अमेरिका था, एक कनाडा था। तो देखिए अमेरिका में क्या था, मान लिया ये संघ है और ये सारे राज्य हैं, या राज्य को मैं यहाँ पे स्टेट लिख दे रहा हूँ, आप लोग समझ जाइए, कई स्टेट हैं। ठीक है, ये भी स्टेट है। तो वहां का जो संघ है अमेरिका का, ये बात कहाँ की हो रही है, ये यूएसए की बात हो रही है, जहां से संघीय व्यवस्था की संरचना भारत के संविधान में ली गई है। वहां क्या था कि जो स्टेट थे उन्होंने कुछ अपनी विशेष शक्तियां संघ के पास दी हुई हैं। तो यहाँ जो शक्ति का प्रवाह है वो स्टेट से संघ की तरफ चलता है। ठीक है ना, तो स्टेट से संघ की तरफ शक्ति का प्रवाह चलता है, मतलब स्टेट ने, राज्यों ने अपनी कुछ शक्ति का अधिकार संघ को दे दिया है। ये मॉडल था यूएसए का। और यहीं पे हम देख लेते हैं कनाडा मॉडल क्या था। कनाडा मॉडल ये था कि वहां जो संघ है, आप कमेंट करके बताइएगा कि एक सशक्त केंद्र के साथ संघ की व्यवस्था कहां से ली गई थी, हमने पिछली क्लास में आपको बताया भी था। तो संघ जो है वो संघ पहले से एकदम लक्षित है और उसने राज्यों को कुछ शक्तियां दी हुई हैं। इसने जो है राज्यों को शक्तियां दी हुई हैं। समझ में आई बात, मतलब संघ शक्ति का पुंज है और उसकी शक्ति राज्यों में निहित होती है। यहाँ पे स्टेट शक्ति का पुंज होता है और संघ में अपनी कुछ शक्ति ये लोग देते हैं। तो ये जो है इस तरीके की जो संघीय व्यवस्था होती है ये होती है फेडरेशन। ठीक, और इस तरीके की जो शक्ति होती है वो होता है यूनियन। ठीक है ना, तो हमने दोनों को कॉपी किया और इसके जो अच्छे प्रावधान थे उसको, इसके जो अच्छे प्रावधान थे उसको हमने दोनों को अपने संविधान में शामिल किया। और फाइनली जो हमारा डिजाइन बन के आता है वो बन के आता है, भारत के संघ का जो डिजाइन होता है वो क्या होता है कि भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ होगा। मतलब राज्यों में उलटफेर, नाम, सीमा आदि में परिवर्तन किया जा सकता है, परंतु संघ में किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ वो भारत के संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ होगी। 1973 में केशवानंद भारती बनाम केस में ये बात न्यायालय ने स्पष्ट कर दी थी। आशा है ये पहला आर्टिकल आपको समझ में आ गया होगा कि पहला आर्टिकल क्या कहता है। कहता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। ये बात एकदम स्पष्ट हो जानी चाहिए। अब हम देखते हैं आर्टिकल 2। ठीक है, तो हम आर्टिकल 2 देखेंगे। आर्टिकल 2 क्या कहता है, आर्टिकल 2 कहता है कि भारत संसद जो है, संसद, अब कहाँ की संसद की बात हो रही है, भारत की संसद। संसद भारत के संघ में नए राज्यों का गठन, नए राज्यों का प्रवेश, गठन मैंने क्यों कहा अभी बाद में बताते हैं। भारत के संघ में नए राज्यों का प्रवेश
प्रवेश और स्थापना, प्रवेश और स्थापना कर सकती है, कर सकती है। समझ में आया? संसद जो है वो भारत के संघ में नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना कर सकती है। यहीं पे मैं आर्टिकल 3 भी लिख देता हूं ताकि आपको एकदम स्पष्ट किया जा सके कि दोनों में अंतर क्या है। आर्टिकल 3, अधिकतर बच्चे इसमें प्रॉब्लम में रहते हैं कि आर्टिकल 2 और 3 सेम है, तो सेम नहीं है। क्या है? संसद राज्यों के सीमाओं, नाम, स्थिति में परिवर्तन कर सकती है, परिवर्तन कर सकती है। समझ में आया बात? संसद ही दोनों काम संपन्न कर रही है, आर्टिकल 2 में भी और आर्टिकल 3 में भी। संसद आर्टिकल 2 में कहती है कि भारत के संघ में नए राज्यों का प्रवेश। नए राज्यों से क्या आशय है? जो ऐसे राज्य क्षेत्र या ऐसा भूखंड, राज्य के बारे में हमने जो डिफिनेशन आपको टी.एच. मार्शल के अनुसार बताई हुई है वो पिछली कक्षा में है, आप जाके देख लीजिएगा। तो राज्यों का, नए राज्यों का प्रवेश कर सकती, मतलब भारत के अन्य कहीं ऐसा भूखंड जहां पे किसी सरकार या जनसंख्या का अस्तित्व हो, यदि वो भारत संघ में शामिल होना चाहती है तो वो जो है भारत संघ में शामिल हो सकती है, और उसके लिए जो शक्ति प्रदान की गई है वो संसद के पास प्रदान की गई है। मतलब यहाँ पे एक डायग्राम के माध्यम से हम लोग समझेंगे। मान लिया कि ये है भारत, और ये भारत के बाहर कुछ इस तरीके की कुछ छोटे छोटे क्षेत्र हैं, ठीक है ना। अब यदि भारत किसी भी कारण से इस क्षेत्र को अर्जित करता है या इतनी दूर अपनी सीमा का फैलाव बढ़ा रहा है, इसका मतलब ये आर्टिकल 2 है, आर्टिकल 2 है, ठीक। मतलब नए राज्यों को भी भारत की परिधि में शामिल कर लिया गया। अब यदि अब चूंकि भारत का डिजाइन ये नहीं रह गया, अब इसको मिटा देते हैं, अब भारत यहाँ तक आ गया है, तो अब चाहे भारत इन दो छोटे छोटे राज्यों को मिला के, जो 4 उसने जीते हैं, तो 2 को मिला के एक बड़ा राज्य बना सकता है, सीमाओं में इनके परिवर्तन कर सकता है और भी चीजें कर सकता है। मतलब जो क्षेत्र अब भारत का घोषित हो गया है, यदि उसमें कोई परिवर्तन होगा तो वो आर्टिकल 3 के अंतर्गत होगा। यदि किसी नई चीज का गठन या स्थापना या प्रवेश होता है तो आर्टिकल 2 के अंतर्गत होगा। समझ में आया? मतलब आर्टिकल 3 भारत में जो राज्य हैं, संघ में जो राज्य हैं, उनकी सीमाओं, नाम, स्थिति में परिवर्तन कर सकता है। मतलब 2 बड़े राज्यों को या बड़े राज्यों को 2 छोटे राज्यों में बांट सकता है, या छोटे राज्यों को बड़े राज्यों में कन्वर्ट कर सकता है। ये सारी शक्ति किसके पास है? किसके पास है? संसद के पास है। अब यहाँ पे एक विवाद हुआ। विवाद ये हुआ, आगे चल के हमने देखा इसमें एक संविधान संशोधन भी किया गया, 18वां संविधान संशोधन किया गया और 5वां संविधान संशोधन किया गया। तो वो संविधान, अच्छा, संविधान में जब भी कोई संशोधन होता है या किसी नए चीज का प्रावधान किया जाता है, तो इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि उतने समय भारत की स्थिति में कुछ ऐसी विवाद की स्थिति बनी होगी जिसके कारण उसको करना अनिवार्य हो गया था, ठीक है ना। जैसे हमने बताया कि पहला संविधान संशोधन जो है वो भूमि सुधार से जुड़ा हुआ है, और उसी के तहत 31B आर्टिकल जोड़ा गया, जिसमें कहा गया कि 9वीं अनुसूची में डाले गए विषय न्यायिक पुनरावलोकन से बाहर होंगे। तो वो जो है आवश्यकता के अनुसार सारे संशोधन या अनुसूचियां भी आवश्यकता के अनुसार ही जोड़ी गई हैं। हमने आपको पिछली कक्षाओं में इसको विधिवत बताया और समझाया है। हम आज ये देखते हैं, फिर से अपने टॉपिक पे आते हैं कि आर्टिकल जो 2 है, इसमें नए राज्यों का प्रवेश हो सकता है और स्थापना हो सकती है, और इसमें जो राज्य बन चुके हैं उनकी सीमाओं, नाम, स्थिति में परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई।
तो इसमें विवाद होने लगा था कि अच्छा एक चीज बताइए कि मान लीजिए हम इसमें कोई संविधान, जब हम किसी राज्य को अपना बना रहे हैं तो वो संविधान संशोधन करना पड़ेगा। भाई किसी भी चीज को यदि हम नया शामिल कर रहे हैं या उसके राज्यों में छेड़छाड़ कर रहे हैं सीमाओं में, तो क्या संविधान संशोधन करना होगा? तो इसमें जो है आर्टिकल 4 के माध्यम से ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया था संविधान सभा के मेंबर के द्वारा कि इसके द्वारा किए गए जो भी संशोधन होंगे वो तकनीकी रूप से आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे। जो दक्षिण अफ्रीका से भारत ने कॉपी किया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया, वो उसके अंतर्गत नहीं आएगा। ठीक है ना? मतलब जो 368 है उसके अंतर्गत जो संविधान संशोधन होता है वो मैं आपको बता दूं कि वो विशेष बहुमत का आधार बन के होता है, और इसमें जो परिवर्तन होगा वो साधारण बहुमत के हिसाब से हो जाएगा। ठीक है ना? साधारण बहुमत मतलब 50+1, और विशेष बहुमत भी 4 प्रकार के होते हैं। वो विशेष बहुमत और साधारण बहुमत क्या होते हैं, कैसे होते हैं, वो हम आगे देखेंगे, नहीं अभी उसमें उलझ जाएंगे तो फिर चीजें इधर इस क्लास का शेड्यूल डिस्टर्ब होगा। तो ये हो गया, समझ में आ गया। तो इसमें जो है एक क्या किया गया, एक आर्टिकल 4 यहीं पे लिख दिया गया था पहले ही। ये जानते थे कि हाँ ये विवाद की स्थिति बनेगी तो जो है काफी दिक्कत होगी। अब क्यों इसको लिखा गया होगा इसका भी कारण मैं आपको बता देता हूं। भारत एकदम नया नया राज्य था, एकदम नया नया संघ था, एकदम नया नया देश था, और एक लंबे उपनिवेशवाद के बाद आजाद हुआ था। और उसको तत्कालीन स्थिति को देखते हुए, जैसे पाकिस्तान ने अलग पाकिस्तान की मांग किया, उसने अपने अलग संविधान सभा की मांग किया, उसने मुसलमानों के लिए अलग देश की मांग किया। तो उस समय की जो स्थिति थी वो एकदम स्पष्ट थी कि ऐसे करके कुछ और भारत के संघ से देशी रियासत जो हैं वो भी अलग होना चाहती हो, मतलब चाह सकती हैं। तो इसीलिए आर्टिकल 4 में कह दिया गया था कि साधारण बहुमत हो तब भी जो है नए राज्यों का प्रवेश, सीमाओं में परिवर्तन आदि कर लिया जाए, नहीं विशेष बहुमत एक लंबा प्रोसेस फंस जाएगा और हम लोग जो है काम नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इसमें एक कह दिया गया था पहले ही कि आर्टिकल 2 और 3 और आर्टिकल 3 तकनीकी रूप से आर्टिकल 368 के बाहर होंगे। ठीक, अब 368 में हमने बताया क्या है कि 368 में जो है वो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, और संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो दक्षिण अफ्रीका से भारत के संविधान में कॉपी की गई है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आज का भाग 1, और इससे जुड़े जो शब्दावलियां थी, जो विवाद थे या जो भी डिस्प्यूट था, आपको हमने समझाने का प्रयास किया है। और मैं साथ ही साथ ये आशा भी करता हूँ कि आप सभी को एकदम मेरी बात स्पष्ट हो पाई होगी। अगर ना स्पष्ट हो पाई हो, किसी चीज़ में कुछ संशय रह गया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और मैं जो है उसका आंसर देने के लिए तैयार रहता हूँ। ठीक है ना? तो ये आपने देख लिया। अब हम कल देखेंगे कि जब भारत में ये संघ एवं राज्य क्षेत्र हम लोग पढ़ ही रहे हैं, तो कल हम लोग देख लेंगे इससे जुड़े जो प्रावधान हैं कि हाँ भारत में जो आपने सुना होगा कि राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया था, तो उसके पहले यस्केधर कमेटी, जेबीपी कमेटी, फजल अली आयोग, फिर उसके बाद कहीं जाके राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ था। तो हम लोग उसको अगली क्लास में देखेंगे, और ये प्रक्रिया कैसे होगी, कहाँ पे होगी। पहले अगर कोई राज्य, अगर जैसे मान लिया 2 बड़े राज्यों को हम 2 छोटे राज्यों को मिला के बड़ा कर रहे हैं, तो क्या उन राज्यों के राज्य विधानमंडल से पूछना जरूरी है कि भैया हम आपकी सीमाओं में परिवर्तन कर रहे हैं या नहीं है, या किसी यूटी से पूछना जरूरी है कि नहीं है कि भैया हम आपके ऊपर कुछ फेरबदल करने चल रहे हैं। तो वो सब हम कल की क्लास में देखेंगे, और मिलते हैं एक और बेहतरीन क्लास के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।